डिस्कस कर रहे हैं कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही होती है। जैसे हम पहले पढ़ रहे थे ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे उसमें कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट होते थे। लेट्स सपोज कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास 2d² अपॉन dx² माइनस 4dy अपॉन dx प्लस 5 इक्वल टू लेट्स सपोज साइन एक्स है। तो इसमें जो कांस्टेंट है डेरिवेटिव के कांस्टेंट 2 -4 या फिर 5 ये कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है। तो इसको हम वैसे जनरल हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे। लेकिन कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट जो होते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें वेरिएबल कोफिशिएंट होंगे, उसको हम कहते हैं कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका जनरल फॉर्म ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज k नॉट xn dny अपॉन dxn होगा। आप देखो यहाँ वेरिएबल x इन्वॉल्व होगा, इसमें वेरिएबल x भी इन्वॉल्व होगा। इसका कोफिशिएंट जो है वो आपके पास एक वेरिएबल होगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं होगा। जब कांस्टेंट कोफिशिएंट हो तो उसको हम जनरल फॉर्म में करते थे ना। लेकिन कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर होगी, लेकिन जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे x इन्वॉल्व है ना। x आपके पास वेरिएबल है कोफिशिएंट में। तो प्लस dn-1y अपॉन dxn-1 -1 प्लस, और ये अप टू होगा kn-1 x dy अपॉन dx प्लस kny इक्वल टू f ऑफ x। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन या कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होते हैं वो वेरिएबल है। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट जो xn है, xn-1 xn-2 इसी तरह से x तक कोफिशिएंट है। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सोल्व करने के लिए इनको रिड्यूस करते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट में। जो वेरिएबल कोफिशिएंट है उसको हम रिड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में, रिड्यूस वेरिएबल, जो वेरिएबल कोफिशिएंट हैं कोफिशिएंट टू कांस्टेंट कोफिशिएंट।
कांस्टेंट कोफिशिएंट में इनको रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस करने का क्या प्रोसीजर है, इसका सॉल्यूशन प्रोसीजर होगा जब भी कोई कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको आपने इस तरह से सोल्व करना है। कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन मींस जिसका कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल की फॉर्म में हो। तो उनको सोल्व करने के लिए हमेशा से आपने लेट करना है x इक्वल टू ई पावर टी लेट करना है, हमेशा से यही करना है। जब भी आपके पास वेरिएबल कोफिशिएंट है x पावर n की फॉर्म में, x की जगह ई पावर टी करना है। ई पावर टी क्या, तो अगर जब बोथ साइड लॉग अप्लाई करते हैं तो इससे log x जो है वो इक्वल टू होगा t के इक्वल। यहाँ से log x t के इक्वल होगा। और इसी तरह यहाँ पे देखो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे x को e पावर t में कन्वर्ट कर दिया, मींस वेरिएबल x को आपने वेरिएबल t में कन्वर्ट किया है। x को रिप्लेस किया है t में, तो dy अपॉन dx को भी dy अपॉन dt में कन्वर्ट करेंगे। इसको भी dy अपॉन dt में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx किसके इक्वल होता है, dy अपॉन dx, जब इसको ये इक्वल टू होता है dy अपॉन dt डॉट dt अपॉन dx के इक्वल होता है। ये आपके पास चेन रूल है। क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ x है, x इज फंक्शन ऑफ t है, तो आपने dy अपॉन dx को dy अपॉन dt में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। सही है। ये इस तरह से। अब देखो यहाँ जो log x है, log x इक्वल टू t के इक्वल है। इसको जब हम डिफरेंशिएट साइड, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, या फिर इसको आप लिख सकते हैं t इक्वल टू log x लिख सकते हैं, लेते हैं dt अपॉन dx, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन होता है। सही है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे dt अपॉन dx जो है वो 1 अपॉन x के इक्वल होगा। तो d अपॉन dx इक्वल टू होगा अपॉन dt डॉट dt अपॉन dx 1 अपॉन x के इक्वल हुआ, तो यहाँ पे x लिखना है। अब देखो x को इस साइड में शिफ्ट कर दो, तो x dy अपॉन d टू dy अपॉन d ऑफ t के इक्वल होगा। ये इस तरह होगा। सही है। और इसमें d अपॉन dt को d से रिप्रेजेंट करते हैं, कर दिया, तो यहाँ पे x dy अपॉन dx इक्वल टू कैपिटल dy के इक्वल होगा। हमेशा यही होगा। इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं। जब भी आपके पास कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, तो कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन में x dy अपॉन dx को आपने dy अपॉन d ऑफ t, dy अपॉन d ऑफ t मींस d अपॉन dt को कैपिटल D की फॉर्म में लिखा है, तो d जो है वो कैपिटल D ऑफ y के इक्वल। सही है। और इसी तरह आपने कॉची लीनियर में dy अपॉन dx को x dy अपॉन dx को कैपिटल dy लिखना है, और इसी तरह x स्क्वायर dy अपॉन dx को आपने लिखना है x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू होगा d इंटू d माइनस वन y के इक्वल होगा। यानी कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर को d इंटू d माइनस 1 y के इक्वल लिखना है, और इसी तरह x क्यूब
डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को आपने लिखना है डी इंटू डी माइनस वन एंड डी माइनस टू इंटू वाई लिखना है। ये इस तरह होगा, यानी कौशी में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो कैपिटल डी वाई के इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी इंटू डी माइनस वन वाई के इक्वल होगा। एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब जो है वो डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू वाई के इक्वल होगा। हमेशा आपने यही करना है, कोई भी कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपने इस तरह से सोल्व करना है, इस तरह कन्वर्ट कर देना। चले इससे रिलेटेड हम कोई एग्जांपल करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और इसी तरह x4 d4 y अपॉन dx4 आ जाए तो ये आगे एक टर्म और एक्सटेंड होगा, ये होगा यहाँ से देखो ये आगे इसी तरह सो ऑन आगे कंटिन्यू होगा। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन x4 d4 y अपॉन dx4 हो तो ये होगा d इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री वाई होगा एंड सो ऑन होगा। सो ऑन मीन्स अगर यहाँ पे x5 d5 y अपॉन dx5 हो तो आगे जो है वो d इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री के साथ d माइनस फोर भी होगा, ये इस तरह से होगा। तो आगे इस तरह से कंटिन्यू हो सकता है। चले हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल है कि solve the differential equation differential equation given है x क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है और उसके साथ है प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है और उसके बाद है प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स है एंड साथ में प्लस एट वाई इक्वल टू 13 cos log x है, 13 cos log x है, सही है। इस तरह से जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आपने सोल्व करना है। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट जो है वेरिएबल है, पहले एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब एक वेरिएबल है, फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी वेरिएबल है, फिर एक्स के ये वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल कोफिशिएंट आ जाए तो आप इसको काशी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व करते हैं, काशी से इसको सोल्व करना होता है। तो काशी से सोल्व करने का प्रोसीजर क्या था जो कि ऊपर मैंने लिखा है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, तो नेट डिस्कनेक्ट हुआ था दरमियान में मेरे ख्याल से। अच्छा, तो आप इसको काशी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सोल्व करना है। काशी को हम कैसे सोल्व करते थे? काशी को सोल्व करने के लिए सबसे पहले लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू ई पावर t करते हैं तो यहां से log
एक्स इक्वल टू टी के इक्वल होगा। पहले यही काम करते हैं हम कॉची लीनियर के मेथड से सोल्व करने के लिए। फिर उसके बाद x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता था dy, यही था ना कॉची लीनियर में। और उसके बाद एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी इंटू डी माइनस वन वाई के इक्वल होता था। और इसी तरह एक्स क्यूब डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री है, ये इक्वल टू होता था डी इंटू डी माइनस वन फिर डी माइनस टू वाई के इक्वल होता था। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब तक है, अगर एक्स फोर भी होता तो फिर हम एक्स फोर को एक्सटेंड करते, एक्स फाइव भी होता एक्स पावर फाइव तो एक्स फाइव तक हम एक्सटेंड करते। यहाँ एक्स क्यूब तक है तो इतना ही आपने एक्सटेंड कर देना है। अब क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन वन में पुट कर देना है। पुट all values in equation 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम इन तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 आपके पास अब बनेगी, जो इक्वेशन 1 है वो बनेगी एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की जगह डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू वाई पुट करना होगा। सही है ना, यही पुट करना होगा क्योंकि एक्स क्यूब डी वाई डी क्यूब अपॉन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इसी के इक्वल होता था। उसके बाद जो 3x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो प्लस 3 तो ऐसे ही रहेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, एक्स एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ पे ये है 3x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो डी इंटू डी माइनस वन वाई के इक्वल है प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई के इक्वल है और प्लस 8y होगा। दिस इज इक्वल टू के साइड में 13 कॉस लॉग ऑफ एक्स है। तो आप ऊपर देखो लॉग ऑफ एक्स टी के इक्वल है तो ये कॉस टी होगा। सही है, ये इस तरह होगा। तो इन तमाम वैल्यूज को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो जो इक्वेशन 1 है वो इस तरह की बन गई। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से ये रिड्यूस हो जाएगी, आपके पास जो है वो जो हम पहले पढ़ चुके थे कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस होगी। तो फिर इसको हम इससे आगे सोल्व कर सकते हैं, सिंपल मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने से डी को ऐसे ही रखें, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं, चलिए डी को ऐसे ही रखें, डी माइनस वन और डी माइनस टू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना तो ये होगा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y होगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखें आप लोग, यही आएगा प्लस 3d से मल्टीप्लाई कर दो, ये डी स्क्वायर माइनस डी वाई होगा प्लस डी वाई प्लस 8y इक्वल टू 13 cos t होगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए d, अब जो d है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d होगा। अब यहाँ देखो प्लस 3 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया होगा, प्लस 3d स्क्वायर माइनस 3d होगा और ये प्लस डी प्लस 8 इन सब में से y को कॉमन लिया इक्वल टू 13 cos t आएगा। ये इस तरह होगा। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा
डी क्यूब, यहाँ से 3d स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर आपस में कैंसल आउट हो गए, और इस तरह 2d प्लस डी 3d होगा, 3d माइनस 3d ये भी कैंसल आउट होगा, सिर्फ 8 बच गया। तो यहाँ पे आपके पास बच गया डी क्यूब प्लस 8। सही है, ये हो गया डी क्यूब प्लस 8y इक्वल टू 13 कॉस ऑफ टी हो गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। काशी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपके पास सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब इसको आगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। इससे आगे वही टेक्निक यूज होंगी जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं। इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन इसके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ से आगे हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, तो इसका सोल्यूशन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। सही है, तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन, इसको मैं इक्वेशन ए नाम देता हूं। इसका सोल्यूशन y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन होता है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं ना। तो इसके लिए 13 cos ऑफ टी को 0 पुट करना होगा। 0 पुट किया तो ये आपके पास आएगा डी क्यूब प्लस 8 y इक्वल टू 0 होगा। जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो डी क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से डी क्यूब ही था ना जी, और यहाँ से देखिए आप लोग डी को m पुट कर देना, तो ये होगा m क्यूब प्लस 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं इक्वल टू 0 होगा। तो आपके पास एक फार्मूला था a क्यूब प्लस b क्यूब का, ये इक्वल टू होता था a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता था। तो ये फार्मूला इसमें अप्लाई कर दो, तो ये इक्वल टू होगा m क्यूब प्लस 2 क्यूब इक्वल टू होगा m प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। अब हमें यहाँ से रूट फाइंड करना है ना, करके उनको सोल्व करना है। तो यहाँ से रूट फाइंड करने के लिए m प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से m इक्वल टू माइनस 2 आएगा एक रूट, और दूसरा रूट यहाँ से देखो आप मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। तो जब मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर देना। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 2 है, c इक्वल टू 4 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला m इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होगा। तो वैल्यूज को इधर पुट कर देना, b की जगह माइनस 2 है तो माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 होगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 4 है, डिवाइड बाई 2a होगा। जब इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं तो m इक्वल टू होगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 होगा। इधर a की जगह 1 है ना, 2 इंटू 1 होगा। तो ये होगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 अपॉन 2 होगा। जब अंडर रूट में माइनस आए तो वो इमेजिनरी नंबर होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल नहीं रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 12 जो है वो 2 अंडर रूट 3 के इक्वल होगा, 2 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 होगा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 होगा, 2 और 2 कैंसल होगा, और रूट जो है वो m इक्वल टू होगा
1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा आएगा। एक रूट आपके पास रियल आया है और एक कॉम्प्लेक्स आया है, तो रियल रूट आए तो इसका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। एक रूट आपके पास आया था ना m इक्वल टू -2, तो उसके लिए होगा c1 e पावर -2x होगा प्लस ये होगा c2 cos अंडर रूट 3t होगा, cos अंडर रूट 3t प्लस c3 sin अंडर रूट 3t एंड e पावर x होगा। ये इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। e पावर x तो e पावर t होगा ना, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ t था, ये होगा e पावर t की फॉर्म में। लेकिन देखिए हमने जो पुट किया था ऊपर t इज इक्वल टू log x के इक्वल था, हमें तो t की फॉर्म में नहीं चाहिए ना, हमें वैल्यू x की फॉर्म में चाहिए, तो t इक्वल टू log x पुट कर देना, तो इसमें भी आपके पास t है, सही x नहीं है, तो ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 e पावर -2 log x प्लस c2 cos अंडर रूट 3 log x प्लस c3 sin अंडर रूट 3 log x इंटू e पावर log x होगा, सही है। इसको आप अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये log x और e एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये होगा c1 e पावर e तो कैंसल होगा, e और log एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। यहाँ तक भी अगर आप लिखना चाहें तो सही है, इससे आगे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये c1 x पावर -2 होगा प्लस ये होगा c2 cos अंडर रूट 3 log x प्लस c3 sin अंडर रूट 3 log x, e और log एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो सिर्फ x बचेगा। ये आपके पास कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो नॉन होमोजेनियस पार्ट का होता था ना, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू होगा 1/fd fx होगा, तो अब fd जो है 1/d³ -8 है और fx जो है वो cos ऑफ t के इक्वल था, ऊपर जो था ना फंक्शन, ये इक्वेशन देखो fd d³ +8 है और 13 cos ऑफ t है, यहाँ पे आप 13 cos ऑफ t लिखें, ये है 13 cos ऑफ t। और अगर cos और sin x आए, अगर आपके fx इक्वल टू cos ax आए तो इस स्क्वायर को हम -a² लिखते थे ना, तो यहाँ d³ इक्वल टू होगा d² माइनस d² मल्टीप्लाई d के इक्वल। अब यहाँ पे देखो cos ऑफ 1 है, t का कोफिशिएंट वो, तो d² इक्वल टू स्क्वायर होगा विच इज इक्वल टू -1 होगा, तो यहाँ से d³ जो है वो इक्वल d² की जगह -1 पुट कर दो, -d के इक्वल होगा। तो अब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो इक्वल टू होगा 1/-d, यहाँ +8 है, सही है, +8 13 cos ऑफ t है। अब देखो हमें d² इक्वल टू जो d² होता था वो -8 के इक्वल होता था ना, वो -a² के इक्वल होता था, लेकिन यहाँ d है के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करते हैं तो ये आपके पास होगा 1 -d+8 मल्टीप्लाई बाई -d -8 अपॉन -d-8 13 cos ऑफ t होगा, और इस
फार्मूला लगेगा तो ये होगा माइनस डी माइनस 8 अपॉन माइनस डी स्क्वायर माइनस 6 टी होगा, और कॉस ऑफ टी का कोफिशिएंट 1 है तो डी स्क्वायर की जगह -1 स्क्वायर पुट कर देना, डी स्क्वायर इक्वल टू -1 स्क्वायर होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही होता था ना पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये होगा माइनस डी माइनस 8 अपॉन -1 स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा, तो ये माइनस इंटू -1 -64 13 कॉस ऑफ टी होगा। तो इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देना तो ये होगा माइनस माइनस को कॉमन लिया तो ये डी प्लस 8 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 1 माइनस 64 ये -63 कॉस ऑफ टी होगा। अब देखो यहाँ से माइनस और माइनस के हो गए तो ये 1/63 बाहर आएगा, और ये टी जो है वो 13 कॉस ऑफ टी, डी और 8 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 13 कॉस ऑफ टी प्लस 8 इंटू 13 कॉस ऑफ टी होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 1/63 इंटू 13, तो कांस्टेंट है, टी जो है डेरिवेटिव है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साइन ऑफ टी माइनस 8 मल्टीप्लाई 13 क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 13 जो होता है 104 की इक्वल होता है, तो ये होगा 104 कॉस ऑफ टी होगा। अब देखो टी log x है तो आप दोबारा t की जगह आप log x पुट कर देना, ये होगा 1/63 इंटू -13 साइन log x माइनस 104 cos log x होगा। और ये आप लोगों के पास इसका इंटीग्रल आएगा, तो टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन एलिमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसमें तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, तो सोल्यूशन y इज इक्वल टू होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था, c1 -2 प्लस ऊपर लिखा था ना हमने, ये c2 cos √3 log x प्लस c3 sin √3 x मल्टीप्लाई x था, और उसके बाद ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन था प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल जो ऊपर अभी फाइंड किया है वो 1/63 इंटू -13 साइन log x माइनस 104 cos log x होगा, और ये जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जो हमने अभी जो फंक्शन फाइंड आउट किया इसका सॉल्यूशन यही होगा। सही है। अच्छा, किसी को कोई इशू? क्लियर है सबको? क्लियर क्या है, सुन ही नहीं रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना डिफिकल्ट टॉपिक है, ये हमें समझना चाहिए। आप सुन रहे हैं जब ऐसे बैठे हुए हैं आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? अरे बस थंबनेल बेचते रहो। चलो मेरे ख्याल से हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं चीज़ें।
चलो मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, आप लोग सुन लेना।